बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की पूरी सीरीज़ पर बात कर रहे हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है आज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, जो कि बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर के बारे में, यानी केस का प्रोसीजर क्या होगा और इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार क्या होगा। कोर्ट जो है, कोर्ट कौन सी होगी? कोर्ट ऑफ सेशंस। जैसे कि हमें पता है, हम डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में। कोर्ट ऑफ सेशंस जो है वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, और वो डायरेक्शन कितने दिनों, यानी पुलिस को कितने दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है? जस्ट इन 15 डेज। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में ये डेज ज़्यादा भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन 15 दिन का टाइम होगा। अब कोर्ट या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कह सकती है या इंक्वायरी के लिए, और कोर्ट कैन डायरेक्ट फॉर इंक्वायरी। किसको इंक्वायरी के लिए कह सकती है? किसी मजिस्ट्रेट को जो कि उसके डिवीज़न के अंदर होंगे, या कोई रेवेन्यू ऑफिसर को भी कह सकती है इंक्वायरी के लिए। अब रेवेन्यू ऑफिसर को क्यों भाई? रेवेन्यू ऑफिसर को इसलिए कह सकती है क्योंकि देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मामला है, ज़मीनें भी इसके अंदर, लैंड भी होंगी, ज़ाहिर सी बात है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास, यानी मुख्तियारकार हो गए या असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, डीसी, इनके पास ये तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है ना, कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो रेवेन्यू ऑफिसर को भी इंक्वायरी के लिए डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट। और ये जो भी इंक्वायरी करेंगे, मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर जो भी इंक्वायरी करेंगे, दे शैल बी टेकन एज एन एविडेंस इन द केस। सबूत के तौर इनको यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, ये था इन्वेस्टिगेशन का मामला। अब प्रोसीजर इस तरह है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी, डे टू डे प्रोसीडिंग होंगी, ठीक है, जल्द से जल्द ख़त्म की जाएंगी। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर, जस्ट इन 16 डेज। लेकिन ये भी टाइम एक्सटेंड हो सकता है अगर रीज़नेबल कॉजेज़ बताए जाएँ तो। और कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, एडजर्नमेंट हो सकती है इन एक्सेप्शनल केसेस, अगर बताए जाएंगे सर ये मामला है, इस वजह से वी वांट एडजर्नमेंट, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के लिए ही एडजर्नमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, अब सेक्शन 5 आगे बात करता है कि जिस बंदे ने कंप्लेंट की थी, यानी मुझे मेरे घर से निकाला गया, मैंने कंप्लेंट की किसके अगेंस्ट? लैंड ग्रेबर के अगेंस्ट। तो कहता है कि अगर ये कंप्लेंट केस चला और ये प्रूव हुई फॉल्स, यानी ये फॉल्स, झूठी कंप्लेंट थी, तो मुझे, यानी आई शैल कंपनसेट, कितने पैसे में दूंगा? 5 लाख रुपए। किसको? जिसके अगेंस्ट मैंने केस को फाइल किया था। ठीक है दोस्तों, यानी विच में एक्सटेंड टू, अब 5 लाख से कम भी हो सकते हैं, लेकिन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, यानी 5 लाख से ज़्यादा वो पैसे नहीं होंगे। मैं दूंगा किसको? जिस बंदे के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट फाइल की थी। अब आते हैं सेक्शन 6 पर हम। तो सेक्शन 6 एक सिंपल सी बात करता है, पावर टू अटैच यानी जब्त करना। कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। कब जब्त करेगी? कोर्ट देखती है कि जब ये ऑफेंस कमिट हुआ, यानी एक बंदे ने दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी से इलीगली डिस्पोजेस किया, उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पर रजिस्टर ही नहीं थी, ठीक है। व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड नो लॉफुल पोजेसर, यानी लॉफुल पोजेसर कोई था ही नहीं, इलीगली बैठे हैं दोनों ही, तो ये लॉफुल पोजेसर नहीं है, तो फिर कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, अटैच कर लेगी। और आफ्टर देन एक एडमिनिस्टर भी अपॉइंट कर सकती है, जो कि उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा कि वो नेचुरल डिके का शिकार ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, टूट फूट ना जाए। तो उस प्रॉपर्टी को तब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो संभाल कर रखेगा, जो कि एडमिनिस्टर करेगा उस प्रॉपर्टी को अनटिल द फाइनल डिसीजन, यानी केस तो चल रहा है ना, अब वो जब तक वो फाइनल डिसीजन आ जाए, जिसमें कोर्ट फिर एक फाइनल जो है वो पोजेसर या ऑनर को जो है वो डिसाइड कर ले, तब तक एडमिनिस्टर उस प्रॉपर्टी को संभाले। थैंक यू डियर फ्रेंड, खुदा हाफिज़।